चलो वेरी गुड। हाँ, can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly elections are held regularly after every 5 years. यानी कि इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, एक तो ये कि भारत के अंदर इलेक्शंस का होता कैसे इलेक्शंस, और ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो इसको पूरा पढ़ने से हमको पता लगेगा, कुछ आप बताओगे कुछ हम बताएंगे तो हम सब जान पाएंगे कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस कितने डेमोक्रेटिक है। ये तो आपको पता है कि देयर इज अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और देयर इज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। एक जो सबसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो सबसे बड़ा है, ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होता है और उसकी हेल्प करने के लिए आज के दिन 2 असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड दे सिट इन दिल्ली। दिल्ली उनका हेडक्वार्टर है और उनको काम करने के लिए अब 3 इंसान, तो पूरे देश में आपका देश इतना महान है तो पूरे देश में 3 इंसान तो इलेक्शन नहीं करा सकते। फॉर दैट मैटर हमने वी हैव प्रोवाइडेड दी ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। वो कैसे कि जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, जैसे आपका रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है और आपके आईपीएस ऑफिसर्स हैं जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ये जब इलेक्शन का पीरियड आ जाता है तो ये दिस ऑल कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। जैसे आज हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल द 22 डिस्ट्रिक्ट्स, इनके जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं दे डायरेक्टली कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर जैसे बोलेंगे वैसे काम करते हैं अब के लिए। बट वंस द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, जब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद में वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं आते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आएंगे। इलेक्शन कमीशन उनको पोस्टिंग ट्रांसफर किसको करना है नहीं करना है, किसको क्या पेनल्टी देनी है सजा देनी है, सारे काम इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि ये ऐसे बड़े पद हैं जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करा सकते हैं। मान लो कि रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, मैं आपका 2 मिनट ले रहा हूं लेकिन समझाने के लिए जरूरी है, रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो बीजेपी का कैंडिडेट है, अगर वो इलेक्शंस के टाइम में इलेक्शन कमीशन के अंडर में नहीं आएगा तो वो बीजेपी के लिए काम करना शुरू करेगा। टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी हमने क्या किया, जब वंस द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड वो फिर बीजेपी के लिए काम नहीं करेगा, वो काम करेगा इलेक्शन कमीशन के लिए। ये बात क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया बेटा। मैसेज इतना फास्ट होना चाहिए तुम्हारा, यू और द एनर्जेटिक जनरेशन। ओके चलो फिर ठीक है। तो अब आपको पता ही है हरियाणा की, मैंने कल भी शायद मैंने बताया था कि हरियाणा के अंदर जब इलेक्शन असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, देखो 2 तरह के इलेक्शंस होते हैं बेटा। एक तो आपके स्टेट के लिए इलेक्शंस होते हैं जो आपके स्टेट का पूरा काम देखने के लिए, आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है जो चंडीगढ़ में है, पंचकुला इनफैक्ट अभी, तो वहां पर पूरे हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसी को फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस वी डिवाइड हरियाणा इनटू हाउ मच कॉन्स्टिट्यूंसीज, बताइए कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट के रखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए, हरियाणा को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट के रखा हुआ। चलो रुचि बताए, ये पंकज बताए, चलो 1-2 का मैसेज मैं देख पा रहा हूं। देखो तुम्हें सबको पता होना चाहिए, कल ही तो मैंने बोला है, कल ही बताया था। फॉर दैट पर्पस हमने 90, यानी कि देर आर, जब इलेक्शंस होते हैं
तो इलेक्शंस के लिए, असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो हम 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं हरियाणा से। तो ऑल ओवर हरियाणा, यानी कि पूरा हरियाणा को हम डिवाइड कर देते हैं 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और फिर हरियाणा के इलेक्शंस, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे, दैट विल आल्सो बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके कौन कौन से इलेक्शन कराता है। भाई कौन सा कराता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हो गए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हो गए, राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए, और आपकी कई स्टेट्स के अंदर में 2 हाउसेस होते हैं। जैसे आपके देश के पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, तो इंडिया के अंदर 5 स्टेट ऐसे भी है बेटा, जहां पर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द अदर वन क्या है बोलते हैं, बताइए, दूसरे को बताओ, चलो शाबाश। जैसे इंडिया के अंदर लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस है, तो ऐसे 5 स्टेट हैं जहां पर 2 हाउस है। वो स्टेट तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश भी है, तो यहां पर भी 2 हाउस है। तो एक हाउस को तो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली बोला, दूसरे को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, इनाम मिलने वाला है जो बताएगा। गूगल में सर्च नहीं करना है। इंटरेक्टिव क्लास होनी, ऐसा नहीं है कि सर अपनी पूरी एनर्जी खत्म करते जाए, तुम लोग बैठे रहो बस आराम से। एक जवाब आया है मेरे पास। अरे मोहित, अभी 90 पे क्यों अटके पड़े हो बेटा? मैंने ये पूछा, क्वेश्चन समझ पाए कि जैसे देश की पार्लियामेंट है तो उसके देयर आर दी 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। सिमिलरली देयर आर दी 5 स्टेट्स इंडिया वेयर दी स्टेट असेंबलीज हैव 2 हाउसेस। तो एक का मैंने नाम बता दिया, लेजिस्लेटिव विधायिका, दूसरा क्या है? वेरी गुड, विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना बेटा? तो विधान लेजिस्लेटिव असेंबली को तो विधानसभा बोला गया, दूसरा है विधान परिषद। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बहुत बाद में आया तुम सबका जवाब भाई। तो ऐसे चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हरियाणा को भी 90 एमएलए चुने जाते हैं। अभी हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये तो आपका मैंने थोड़ा से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तीसरी लाइन से हूं, चौथी लाइन से इनफैक्ट, लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। हर 5 साल बाद में लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना? एंड आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एंड। और 5 साल बाद में उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है ना? भारत में 5 साल है, दूसरे देशों में कहीं पर अलग अलग है, 4 years का भी है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, यानी कि व्हेन द 5 years ऑफ टेन्योर इज कंप्लीटेड, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और फिर इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, दूसरी लोकसभा चुन के आती है। तो लोकसभा का भी ऐसे हम बोलते हैं, ये फर्स्ट लोकसभा, सेकंड लोकसभा, थर्ड लोकसभा, 17 लोकसभा। और अभी कौन सी लोकसभा है आप बताइए? अभी जो ये 2019 में जो मई में इलेक्शंस हुए थे, वो कौन सी लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, चलो बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछने होंगे तुमसे। सिलेबस तो हमारा खूब अच्छे से चल रहा है, कोई हमको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। आपके चैप्टर से रिलेटेड ही है क्वेश्चंस। ये कौन सी लोकसभा है जो अभी करंट में है? एग्जिस्टिंग लोकसभा कौन सी है? रॉन्ग ऋतिक, रॉन्ग।
पायल राज्यसभा नहीं, मैंने पूछा है कि जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं हर 5 साल बाद होते हैं, और 1951 में पहली लोकसभा के, इनफैक्ट 52 में पहली लोकसभा के इलेक्शंस हुए। तो अभी तक कितने लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं? लास्ट लोकसभा के इलेक्शन 2019 में हुआ था। ओके, चलो, मुझे नहीं पता, आप बताओगे तो मुझे पता लगेगा। ठीक है, तो लोकसभा विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक साथ में इलेक्शंस होते हैं। एक साथ में का मतलब ये नहीं है कि एक दिन हो जाएंगे, स्टेजेस में होते हैं, डेट होती है। जैसे पूरा मई लग गया था इलेक्शंस जो 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस में, उसमें मई, पूरा मई लग गया था, ठीक है ना। तो ये काफी लंबा और हेक्टिक प्रोसीजर होता है इलेक्शंस का कराने का। This is called the general elections, जो the elections which are conducted after every 5 years, ठीक है ना। हर 5 साल के बाद में लोकसभा का टेन्योर खत्म होने के बाद, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर खत्म होने के बाद में जो इलेक्शंस होते हैं, उनको हम जनरल इलेक्शंस के नाम से बोलते हैं। अब sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of member। देखो कभी क्या होता है, सपोज करो आपके 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा के चुन के आए, और उनमें से पता लगा बीच में ही कर लियो, तो किसी की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, कोई रेजिग्नेशन दे देता है, तो बेटा उस टाइम में इलेक्शंस होते हैं, उसको क्या बोले जाएंगे बताइए। सपोज करो 90 कैंडिडेट जनरल इलेक्शन से चुन के आए, और उनमें से डेथ हो गया किसी एक का, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से इलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी तो फिलअप करनी है। तो उस इलेक्शंस को क्या बोलेंगे? किसी एक इंसान की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं। सारे बच्चे बैठे हुए हैं लोग, इतने 30 बच्चों में से सिर्फ पंकज और दीपिका का आंसर आया है मेरे पास। 30 है तो 30 आंसर आने चाहिए भाई, गलत हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शंस, ठीक है ना। ओके, बाय इलेक्शंस हो गए। लेकिन अब एक दूसरा क्वेश्चन है। सपोज करो सपोज करो क्या, जैसे कि आपका टर्म है 5 इयर्स हरियाणा की असेंबली का, इलेक्शंस हुए, और 2 साल के बाद ही वो जो सरकार थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, मतलब कई सारी पार्टियों ने एक बड़ी पार्टी की मदद की थी, और इससे वो सरकार बना पाए थे। जो जो बाकी पार्टी हैं उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉल कर लिया, और सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने का मतलब जो मेजोरिटी, यानी कि लोकसभा, हरियाणा की विधानसभा की बात करें, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हरियाणा की विधानसभा की बात करें तो हरियाणा में वही पार्टी सरकार बना पाएगी जिस पार्टी के पास में 90 का हाफ प्लस 1, 90 का हाफ होता है 45 प्लस 1 46, यानी कि जिस एक पार्टी के पास 46 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, तो दैट पार्टी विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन हरियाणा, राइट। अब हो सकता है किसी एक पार्टी के पास में इतने मेंबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी पार्टी से सपोर्ट ले लेते हैं, तो दैट इज द कोalition गवर्नमेंट या अलायंस गवर्नमेंट बोलते हैं। अब कोalition पार्टनर जो आपके साथी हैं उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉल कर लिया, तो विड्रॉल कर लिया तो मतलब अब आपके पास में रिक्वायर्ड मैंडेट, मेजोरिटी है वो रहा नहीं, 45 प्लस 1 है नहीं, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। गिर जाएगी कहने का मतलब, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस
लेकर आए, मैं बाद में पूछूंगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है आपसे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए और उसमें डिफीट हो गया, तो डिफीट हो गई तो सरकार गिर जाती है। तो ऐसे सोचो कि 5 साल के लिए कोई सरकार चुन के आई हरियाणा में और 2 साल बाद में सरकार गिर गई, तो अब जो इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस को क्या बोला जाएगा? शाबाश बताइए। यानी कि एक सरकार 5 साल की चुनी गई, लेकिन पूरे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसोल्व हो गए क्योंकि सरकार के पास रिक्वायर्ड मैंडेट नहीं है। तो अब इलेक्शंस हो गए तो उनको क्या बोलेंगे? अरे बाई इलेक्शंस तो आप बता ही चुके ना बेटा। बाई इलेक्शंस जब किसी एक इंडिविजुअल ने रेजिग्नेशन दे दिया आउट ऑफ 90 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 90 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 2-4 हो सकते हैं। किसी एक ने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी एक की डेथ हो गई, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही सिर्फ चुनाव होगा। लेकिन जब सरकार मैंडेट को, रिक्वायर्ड मैंडेट सरकार के पास नहीं होगा, तो फिर पूरी आपकी वो असेंबली ही डिसॉल्व हो जाएगी बीच में ही, अपना टेन्योर पूरा नहीं किया 5 साल का, और पूरे 90 जगह पे दोबारा इलेक्शंस होंगे, उसको क्या बोलेंगे वो मैंने पूछा है। 10 दक्ष उसको बोलेंगे मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म यानी कि जो टर्म है 5 इयर्स का था, लेकिन वो सरकार नहीं चल पाई 5 साल, तो इलेक्शंस बीच में कराने पड़े, तो इस तरह के इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे। अब आप खुद लिख के बताएंगे मेरे को कौन सा इलेक्शन बोलेंगे। चलो 34 स्टूडेंट है, लिखे कौन सा इलेक्शंस कहा जाता है इसको। शाबाश। आज आपका सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है। वेरी गुड, वेरी मिड टर्म इलेक्शन। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया मान लिया मान लिया। अब नेक्स्ट मेरे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है वो मैं खुद बता देता हूं। कुछ ये वर्ड्स हैं जो इलेक्शन के टाइम में बेटा प्रचलन में होते हैं, इनका यूज किया जाता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, सुनिए मेरी बात। अटेंटिव होके सुनना है। सपोज करो कि हरियाणा के लिए, फिर हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, ठीक है ना। जब किसी भी पार्टी को, या फिर आप इसको समझने के लिए देश का इलेक्शंस की बात करो, हरियाणा का नहीं, देश में, अपने देश के अंदर इंडिया में इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस, जिसको जनरल इलेक्शंस बोला जाता है। किसी भी एक भी पार्टी को मेजोरिटी मिला ही नहीं। अब जब देश के मेजोरिटी के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? रिक्वायर्ड मेजोरिटी क्या है अपने देश में सरकार बनाने के लिए? व्हाट इज द रिक्वायर्ड मैंडेट? मेजोरिटी क्या है? मैंने हरियाणा का एग्जांपल बता दिया है। हरियाणा के अंदर बात करें तो 90 है, 90 का हाफ 45 प्लस 1। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको देश में सरकार बनानी है तो लोकसभा के हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट? अरे आस्था, आस्था ने सही, हाफ ऑफ 543 प्लस 1। अरे आस्था स्मार्ट है, आस्था सही है बात, लेकिन बेटा करके तो बताओ कितना होता है। ये तुम अच्छी है, तुम समझ गए, मतलब पता लगा मुझे।
किसी ने नहीं बताया, सिर्फ आस्था ने थोड़ा आइडिया दिया। इसका मतलब मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई क्या? अरे सिंपल है, हरियाणा में हमको मेजोरिटी के लिए टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 90 है, 90 का हाफ कर देते हैं 45 है, +1 46 हरियाणा में सरकार बनाने के लिए। सिमिलरली 543 है, इसका हाफ करो और +1 करो, सिंपल है, ठीक है ना? अगर कितना आया बताओ तुम। राइट, ठीक है, ठीक है, मान लिया 272 आ गया, ठीक है ना? यानी कि जब नेशनल लेवल पे अपने देश में सरकार बनाएंगे तो हमें चाहिए 272 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास भी हो सकते हैं, और अगर सपोज करो ऐसी कंडीशन हो जाए किसी भी एक पार्टी को 272 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिले ही नहीं, तो कैसे सरकार बनेगी? कोएलिशन, COALITION, कोएलिशन गवर्नमेंट या अलायंस गवर्नमेंट, ठीक है ना? अलायंस मतलब कई मेंबर्स हो जो पार्लियामेंट है, दूसरे मेंबर्स, दूसरी पार्टी के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनसे बात करके और फिर सरकार बना सकते हैं, ठीक है? गठबंधन की सरकार, सही बोला, गठबंधन की सरकार। अब सोचो कि किसी भी पार्टी के, मतलब कोई भी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्या बोलते हैं? जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं होती है तो उसके लिए एक पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन चेंज हो चुका है, मैंने क्वेश्चन पूछा है, सपोज करो कि किसी भी पार्टी के पास में, किसी एक पार्टी के पास या गठबंधन के पास इतने मेंबर ही नहीं है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? एक टर्म है इसके लिए, चलो मैं बता देता हूं, उसको बोलेंगे क्या टर्म लिखा, बताइए, आप खुद लिख के बताइए क्या लिखा मैंने। क्या बोलेंगे? हंग पार्लियामेंट बोलेंगे, ठीक है ना? यानी कि पार्लियामेंट के पास में इतने मेंबर्स ही नहीं है कि सरकार बना पाए। तो जब भी कभी हंग पार्लियामेंट की पोजीशन होती है, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं होती है, तो उसको हंग पार्लियामेंट बोलते हैं। और फिर क्या क्या ऑप्शन रहेगा? फिर क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डिसॉल्व कर देगा इसको, फिर दोबारा से इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना? अगर हंग पार्लियामेंट है, कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पूछेगा भाई सरकार बनाइए, सरकार बनाने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना? उसको ऑप्शंस को खोजने हैं कैसे सरकार बने, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सरकार होना, चुनी हुई होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर कोशिश करेगा, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाएगा, बड़ी पार्टी का मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे पहले उसको बुलाएगा, उनको बोलेगा, उनका जो लीडर है, भाई आप सरकार बना सकते हो,
वो बोलेंगे बना सकते हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने मना किया तो फिर दूसरी एक अलायंस को बुलाएगा। जब कई सारी पार्टियां आपस में सबने मना कर दिया तो उस टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, वो जो इलेक्शन से जो जीत के आए हैं वो पूरे को डिसॉल्व कर देंगे एंड फिर दोबारा से एक इलेक्शन होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक नया वर्ड है, आपके लिए नया होगा लेकिन इतना नया भी नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को समझते हैं हम। कोई भी सरकार बनी, इसको इसको टर्म को मैं समझा रहा हूं आपको। कोई भी सरकार बनी, सोचो कि किसी भी एक पार्टी को, लाइक अभी जो है इनके पास में 300 प्लस हैं अपनी ही पार्टी के, बीजेपी के टोटल मेंबर्स जो पार्लियामेंट 300 प्लस हैं, 301 है, पता नहीं मेरे को अभी करेक्ट तो याद नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद में, जब 2019 में इलेक्शंस के रिजल्ट आए होंगे तो ये सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि आउट ऑफ 543 किसी एक पार्टी के पास, बीजेपी के पास में इतने मेंबर्स हैं, तो ये तो क्लियर है। इसको हम बोलते हैं क्लियर मेजोरिटी, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि भाई ये 272 से ज्यादा है ना, 272 से ज्यादा है। तो 272 से जब ज्यादा है तो ऐसे में कोई डाउट ही नहीं है कि किस पार्टी के पास में मेजोरिटी है। कोई डाउट है क्या, बोलो, कोई डाउट है, जल्दी बताना है बेटा। हाँ, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इनके पास 301 है। तो ऐसा जब कोई पार्टी को इस तरह का मैंडेट मिलता है तो उसके लिए वर्ड होता है क्लियर मेजोरिटी, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी बोलते हैं। समझ गए, या तो क्लियर मेजोरिटी बोलेंगे या एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलेंगे। अरे किस चीज के लिए नो सर लिख रहे हो, अच्छा ठीक है, पहले वाले का। तो जब भी किसी पार्टी के पास में 272 से ज्यादा हो, ठीक है ना, इससे ज्यादा हो, इंक्रीज है इससे रिक्वायर्ड मैंडेट से, तो इसको बोलेंगे क्लियर मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये क्लियर हो गया। अरे, आर यू एंजॉइंग द क्लास और गेटिंग बोर्ड? ओके, ठीक है ठीक है। तो अब क्लियर मेजोरिटी किसी पार्टी को, देखो मैं बता रहा हूं आपको कैसे सरकार का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। तो जब किसी एक पार्टी के पास में इतने मेंबर्स आ गए, ठीक है ना, आपको मैं पूरा पार्लियामेंट में कैसे फंक्शन होता है वो बता देता हूं। तो बाकी पार्टी के पास में मान लो कि कांग्रेस के पास में 40 प्लस आ गए, और दूसरी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी उसके पास में 15 आ गए, ऐसे करके टोटल 543 हो गए। तो ये सारे के सारे जाके, आपको ये तो पता है कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, अभी बात किया था हमने, पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, एक को लोकसभा बोलते हैं और दूसरे को राज्यसभा बोलते हैं। तो ये बताइए, ये जो जीत के जाएंगे 543 मेंबर्स, ये कहां पर जाके बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे या लोकसभा में जाके बैठेंगे, बताइए। 543 मेंबर्स
जो जनरल इलेक्शन से जीत के गए हैं, विल दे सिट इन राज्यसभा और लोकसभा? लोकसभा। वेरी गुड, चलो शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा है, ऐसे जवाब दोगे तो दिल करता है फिर काम कराने में। लोकसभा में बैठेंगे ना तो 543। अब तुम्हारी क्लास में तो 40 बच्चे होते हैं, तो 40 बच्चे इतना, जब तक टीचर आते हैं तब तक इतना गदर कर देते हैं कि क्लास को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बच्चों से भी बुरे होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना, बहुत ही अनपढ़ जैसे काम करते हैं। तो ये जो 543 मेंबर्स हैं, लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं, अब इनका क्या होगा, इनकी जो मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा के अंदर, अपना एक मॉनिटर चुनेंगे। जैसे तुम क्लास का मॉनिटर चुनते हो ना, ऐसे मॉनिटर चुनेंगे। उस मॉनिटर को क्या बोलते हैं बताइए? लोकसभा का जो लीडर है, लोकसभा का जो कंडक्ट करने का जो बिजनेस, लोकसभा में जो काम चलता है ना, उसको लोकसभा का बिजनेस बोला जाता है। टू कंडक्ट द बिजनेस स्मूथली, दे इलेक्ट ए मेंबर, उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पीकर वायर नहीं, खाली स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको क्या बोलेंगे? स्पीकर। ओके, तो ये तो लोकसभा की बात होगी। ऐसे ही राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? यहां पर लाइक 543 है, तो राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे बताइए? कितने मेंबर्स होंगे यहां पर? 245। अरे गूगल खोल रखा है क्या? सबको इतना नॉलेज है क्या? ओके, अब तुम्हारी नॉलेज और टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। अब 245 मेंबर्स में से हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड? इसमें इलेक्टेड कितने होते हैं, नॉमिनेटेड कितने होते हैं? शाबाश। इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? जल्दी बोलो, गूगल ना खोलो, दिमाग से बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देर आर 233 मेंबर्स इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड। ये 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? अरे 238 नहीं है बेटा, आजकल 233 है। प्रिया, इट इज 233। ये 283 गलत लिख रहे हो। ओके, ठीक है। तो ऑल द, यस 233। बस बस, स्टॉप स्टॉप। ऑल द 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड। कहां से इलेक्शंस होता है बताइए? ये 233 मेंबर्स कैसे इलेक्शंस होते हैं, कहां से? कहां से इलेक्शन होता है इनका? टू हंड्रेड थर्टी थ्री 233 members of Rajya Sabha, how they are elected?
Lok Sabha members. मैं बता देता हूं आपको, ये जो 233 मेंबर्स है बेटा, चलो मैं पहले देख लेता हूं एक का आंसर आया है। बिजली कैसी आ गई क्या? ओके सर, फ्रॉम द स्टेट इन विच दे हैव मेजोरिटी। नो ऋतिक, नहीं, मैं बता देता हूं। तो ऑल दी 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड। एक और आया आंसर, उसको देख लेता हूं। नो, इट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन दीपिका, इट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। चलो खैर कोई नहीं अभी। हाँ, इनडायरेक्ट है, कृतिका बोल रही है इनडायरेक्ट है, सही है। तो कैसे इनडायरेक्ट में बता देता हूं। By Lok Sabha members. हाँ, जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो, हरियाणा में, हरियाणा के अंदर देर आर 200 सॉरी, हरियाणा में देर आर 90 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। तो हरियाणा से राज्यसभा के 5 मेंबर चुन के जाते हैं। हाउ मेनी? 5 मेंबर्स, एंड दीज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। ये चुनते हैं, और इसलिए क्योंकि देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को हमने चुना, तो वो तो हुआ डायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन अब ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा के 90 चुनेंगे राज्यसभा के लिए, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट तो हमने जिनको चुना वो डायरेक्ट है, फिर हमने जिनको चुना वो चुन रहे राज्यसभा के लिए, तो दैट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है ना। तो ऐसे ही पायल लोकसभा नहीं होता बेटा। तो ऐसे ही पूरे ऑल ओवर द स्टेट्स, ऑल द 28 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, सभी यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा का मेंबर नहीं चुनता है, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी से चुना जाता है। देखो, स्टेट से तो सभी से चुन के आएगा, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरी होंगी, दैट इज पडुचेरी और दिल्ली। अब ये बताइए कि राज्यसभा के मेंबर पुडुचेरी और दिल्ली से ही क्यों चुनते हैं, बाकी और यूनियन टेरिटरी से क्यों नहीं चुनते? इसको बता देगा तो जो भी बताएगा ना ईमानदारी से, फिर हम सोचेंगे कि हाँ तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। स्टेट से तो सभी से चुन के आते हैं, लेकिन 2 असेंबली से, यूनियन टेरिटरी से 2 से ही चुन के आता है, वो क्यों? कृतिका का आंसर ठीक है, ठीक है, लेकिन मतलब और क्लैरिफाई हो सकता है। कृतिका ने दे दिया सबसे पहले आंसर, और कोई क्लियरिफाई करे, थोड़ा सा और क्लियर करे। दीपिका बिल्कुल करेक्ट कहा, बिकॉज दिल्ली एंड द पुडुचेरी हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिस भी, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी, जहां पे भी असेंबली है, तो वहां से राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं। अब तो ये बात होगी, बिकॉज दे हैव द विधानसभा। वेरी गुड, यहां तक तो ठीक है, सबको मैंने मान लिया, बहुत अच्छा है। अब हमने बताया कि ये तो 233 हो गया, तो द रेस्ट रिमेनिंग 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको नॉमिनेट करता है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर नॉमिनेशन ऑफ द 12 मेंबर्स? क्या क्राइटेरिया है? What is the criteria for nomination of a Rajya Sabha member by the President of India? मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या अपनी मर्जी से किसी को भी बना देगा? 12 को किसी को भी बना देगा राज्यसभा का मेंबर? बताइए।
तो बताओ कैसे। ओके, मैं बता देता हूं। मतलब देश, चलो एक आंसर आया, मैं देख लेता हूं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, ये देखेगा कि अभी आंसर ही आ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं। अरे दक्ष ने एकदम एक्सीलेंट जवाब दे दिया कि दे शुड हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। ठीक है ना, इसका मतलब मैं समझा देता हूं साफ शब्दों में कि 12 मेंबर्स राष्ट्रपति, मान लो कोई आर्ट के फील्ड के अंदर जिसने बहुत अच्छा काम किया है, कोई कलाकार है, कोई लाइक हीरोइन हेमा मालिनी है, जयाप्रदा है, तो दे हैव आल्सो बीन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स। कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, कोई अच्छा रिसर्च में जिसने काम किया है, तो ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट चुनता है, नॉमिनेट करता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट का नाम है, दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। ठीक है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया these members are nominated by the prime minister and his cabinet। ये देखो, फॉर व्हाट पर्पस, कृतिका में समझ नहीं पाया बेटा। बिकॉज दे रिप्रेजेंट, मान लो कि कोई एक आर्ट के फील्ड में है, उनको इसलिए नॉमिनेट किया जाता है ताकि आर्ट के फील्ड में कोई भी, अगर देखो सपोज करो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने हेमा मालिनी को नॉमिनेट कर दिया, या किसी भी एक कलाकार को नॉमिनेट कर दिया, तो ही और सी विल रिप्रेजेंट द फिल्म इंडस्ट्री। रिप्रेजेंट करने का मतलब फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड और कोई कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कोई प्रोविजन करना है, या उनके वेलफेयर से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस बनाना है, उसके बारे में वो बात करेगा। लाइक सिमिलरली, अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि एक किसी फील्ड से वो एक्सपर्ट हो जाएगा राज्यसभा में, और उस फील्ड में उसके ओपिनियन मैटर करेंगे। ठीक है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह तो रह ही गया। और तेज बोल रहा है सर टाइम खत्म हो रहा है, पता नहीं उसको कहाँ जाना है। तो लेट्स फिनिश दिस क्लास टुडे, और इट वाज द इंटरेक्टिव सेशन, और मुझे तो अच्छा लगा, होपफुली आपने भी इंजॉय किया होगा। और देखो अभी 30 रह गए, कुछ 4-5 बच्चे कामचोर जिनको बोला जाए, कामचोर बच्चे जो है पहले से ही निकल गए। तो ये कामचोर बच्चे मेरी क्लास में मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ यू आर अलाउड टू एग्जिट बेटा। चलो, वेरी गुड, ओके, बाय बाय। बाय सभी को, बाय। ओके दक्ष। अंशिका, क्लास खत्म होगी, तुम बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो एग्जिट कर जाओ। अंशिका, एग्जिट नहीं कर पा रहे तो फिर मैं एग्जिट कर देता हूं।